नेपाल को सुलगाने की बड़ी साजिश हो रही है। नेपाल में हिंदू प्रत्येक वर्ष की तरह हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी मस्जिदों, मदरसों और मुसाफिर खानों से पथराव किया जाने लगा। मामला नेपाल के वीरगंज का है, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसके बाद उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में तमाम पुलिसकर्मी सहित हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सोची समझी साजिश के तहत हनुमान जन्मोत्सव के शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है। मुस्लिम युवकों के द्वारा पहले से इसके लिए पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, इसीलिए मदरसों, मस्जिदों और मुसाफिर खानों की छतों पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों के द्वारा वीरगंज को दंगे की आग में धकेलने का काम किया गया। क्या नेपाल में हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता? ये लोग जुलूस निकाले तो सही है, और अगर बजरंगबली की शोभा यात्रा निकालो तो पत्थरबाजी की जाती है। आखिर नेपाल को ये क्या दंगे की ओर ले जाना चाहते हैं? चंद मुट्ठी भर लोग नेपाल को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को होशियार हो जाना चाहिए। नेपाल जैसे देश में चंद लोग आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर नेपाल पुलिस और सरकार को कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेपाल से दो मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप विजुअल देखिए। प्रदर्शन नै भइरहेको छ। आन्दोलन उ त्यहाँ छतमा हेर्नुहोस्, पत्थर हौ देखो। कल अहिले उठ्दैन, अहिले कल मलाई कल नगर्नु है, मलाई कल नगर्नु, अहिले कल उठ्दैन। वीरगंज को किस तरह से सुलगाने का काम किया जा रहा था। उपद्रवी छतों से, मदरसों से, मस्जिदों से, मुसाफिर खानों से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इनका दुस्साहस देखिए कि किस तरह से नेपाल जैसे देश में, जहां की आबादी 82% हिंदुओं की है, और वहां हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। अगर शोभा यात्रा निकाल रहा है तो शोभा यात्रा में ऐसे उपद्रवी पत्थरबाजी करते हैं, और जब इनका कोई जुलूस निकलता है तो कभी हिंदू कोई ना तो पत्थरबाजी करता है, न उसमें शामिल होता है, न ही कभी ऐसी सोच रखता है कि किसी के धार्मिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। लेकिन नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं, चंद मुट्ठी भर, जो नेपाल को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नेपाल से दो मेहमान जुड़े हैं। आपको हम रूबरू करा दे रहे हैं। तो राजकुमार रोनियार जी हैं जो बीएसपी के हैं, और दूसरे काठमांडू से हमारे साथ विनय यादव जी जुड़े हैं। दोनों के पास हम चलते हैं। विनय जी, किस तरह से नेपाल को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है? क्या एक सोची समझी साजिश है? जैसे जैसे इस्लामिक जनसंख्या बढ़ेगा, उनकी जनसंख्या बढ़ाने की नीति भी इसी कारण से होती है। जहां पर अल्पसंख्यक कम संख्या है वहां पर भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी संख्या बढ़ती है वहां वो अपना दम्भ दिखाने लगते हैं, और उनके बीच में जो विदेशी घुसपैठ है, चाहे वो रोहिंग्या हो या अन्य जिहादी तत्व हो, यह सब उनको प्रशिक्षित कर और अन्य धार्मिक त्योहारों पर त्योहार न मना पाए अन्य धर्म के लोग, इसलिए यह गतिविधि हो रहा है। और पूरे मधेश में यह काफी रूप से हर एक जिले में ये समस्या आ रहा है, और इसके पीछे जिहादी मानसिकता और रोहिंग्या लोगों की घुसपैठ है। इसमें सरकार जो है तुरंत ऐसे दोषियों को कार्रवाई करे, यह हम लोग चाह रहे हैं।
लेकिन अभी तक परसा जिले में जो देखा गया है, बीरगंज में कल का घटना है और घटने में स्पष्ट रूप से सरकार के पास, वहां के स्थानीय प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज है। ड्रोन से भी उन्होंने कल के हमारे रैली पर उन्होंने निगरानी रखा था स्थानीय प्रशासन ने, ड्रोन के पास भी फुटेज है। लेकिन अभी तक आज लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं, 1-2 घंटे बाकी होंगे, अभी तक एक भी उपद्रवी को, एक भी पत्थरबाजी को गिरफ्तार नहीं कर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सर्वपक्षीय जो नाटक चल रहा है बैठक का, यह बैठक सरासर है। इस बैठक की कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। जब अपराधी जो है सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं और स्थानीय प्रशासन सर्वपक्षीय बैठक के नाम नाटक कर रहा है। नेपाल में वहां जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी बीरगंज में, पुलिस साथ साथ थी, वहां के एसपी थे, सशस्त्र के एसपी थे, जैसा फुटेज सामने आया है। पुलिस खुद ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही थी। इसके बाद मदरसों से, मुसाफिर खानों से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। ये मतलब कहां तक ये लोग सोच सकते हैं, नेपाल को किस ओर ये लोग ले जाना चाहते हैं? हमको लगता है कि शाही काल के समय में नेपाल में जब शाही सत्ता था, तो राजाओं के द्वारा उस जमीन, मंदिर के जमीन को मुसलमानों को दे दिया गया, जिस पर अतीम खाना बना है। और उस अतीम खाने पर जब हिंदू समाज के द्वारा मुद्दा किया गया अदालत में, और अदालत ने सरजमीन काटा हुआ था, और उस सरजमीन में आज से 30 वर्ष पहले का ये घटना मैं बता रहा हूँ। और उस सरजमीन को कराने के लिए जब हम लोग पहुंचे, मैं उस समय महज 8वीं-9वीं के मैं विद्यार्थी था, एक किशोर अवस्था में था। लेकिन हम लोग उस समय जब सरजमीन कराने गए, तो उस समय भी उस मोहल्ले से, यानी यह घटना आज का नहीं है, यह घटना अभी से नहीं हो रहा है, ये घटना पहले से ही उस मोहल्ले से हो रहा है। और उस मोहल्ले में आज से नहीं, लगभग 50 वर्षों से, 40 वर्षों से वहाँ कैंप रहा है। हमेशा जिहादी लोग उस मोहल्ले में आते हैं, शिक्षण देते हैं, और बीरगंज में उस मोहल्ले को मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह घटना स्वाभाविक है, ये आज से नहीं है, पहले से है। और यह घटना प्रशासन का चूक है, और इसलिए चूक हो जा रहा है, इसलिए उनकी स्वाभाविक मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रशासन हमेशा उन उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के बजाय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, भाईचारे के नाम पर, सौहार्द कायम करने के नाम पर, सिर्फ सर्वपक्षीय बैठा करके सद्भाव कायम के नाम पर उन उपद्रवियों को, उन गतिविधियों को, उन जिहादियों को संरक्षण देता है, उन पर कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण से उनका मनोबल 40-50 वर्षों से बढ़ते आ रहा है। और आज जो है, आज कर्फ्यू की नौबत आनी पड़ी स्थानीय प्रशासन को, यह बहुत ही दुखद बात है। मैं इसमें सरासर गृह मंत्रालय को मैं दोष देना चाहता हूं, क्योंकि इन जिहादी तत्वों को गृह मंत्रालय पहचान नहीं कर पा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से उनका मनोबल बढ़ रहा है। और वो मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक ऐसे ऐसे घटना होंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय को, स्थानीय प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के दायरा में लाना पड़ेगा। मैं बताता हूं, आज से 20-25 दिन पहले तीनकुने में घटना हुआ। तीनकुने की घटना में जितने लोग दोषी थे, संलग्न थे, सीसीटीवी के फुटेज निकाल करके उनको गिरफ्तार किया गया। भाट भटनी में जितने भी लूटने गए, सबका सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि नेपाल प्रहरी आसाम में छुपे बैठे दुर्गे परसाई को गिरफ्तार करने का हैसियत रखता है। तो बीरगंज में सीसीटीवी और ड्रोन के फुटेज से कैप्चर किए गए हुए तस्वीरों के माध्यम से कल जो पथराव कर रहे हैं शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर, उनको अभी तक 24 घंटा होने जा रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं करना, यह गृह प्रशासन का असक्षमता, गृह प्रशासन का लापरवाही, यह सरासर ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि नेपाल का प्रशासन मुस्लिमों की ओर झुका है। इसी का नतीजा है कि अभी तक
इनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं हो सकी है। मेरे साथ राजकुमार जी भी मौजूद हैं। राजकुमार जी, आज तो बीरगंज की घटना कल हुई, इससे पहले नेपालगंज में भी जब आप लोग शोभा यात्रा लेकर निकल रहे थे तो घरों से पथराव हो रहा था, उसमें भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो नेपाल किस ओर जा रहा है इस समय? धन्यवाद। जो आपने पूछा बहुत बड़ी प्रश्न है। कारण क्या है कि जब ये नेपाल में डेमोक्रेट पार्टियां प्रजातंत्र के नाम में, कभी गणतंत्र के नाम में, उसके बाद में नेपाल को ये जो धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, तराई मधेश में जो बहुत बड़ी एक आंदोलन जो हुआ था उस समय, उसके बाद में नेपाल के जो बॉर्डर का इलाका है उसका डेमोग्राफी बदलने के लिए यहाँ पे नेपाली नागरिकता बांटा गया। देखिए, उसके बाद में उसका फायदा लेते हुए भारत के बिहार हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ तक कि रोहिंग्या तक को नागरिकता यहाँ पे बांटा गया। तो लाखों के संख्या में जो ये बॉर्डर सीमावर्ती इलाका में जो भी घुसपैठ हुआ है, तो नेपाल में कहीं ना कहीं देखिए कनेक्शन जैसे पहले आपका भारत में हुआ करता था, राजनीतिक पार्टियां इन लोग को खुलेआम बढ़ावा देती है, तो वही हालत अभी नेपाल का हो गया है। देखिए, तो इस कारण ऐसे तत्व जो है भारत में पहले इन लोग की मानसिकता बढ़ी हुई थी, लेकिन वहां पे एक राष्ट्रवादी सरकार जब से मोदी जी का आया, योगी जी का आया, उसके बाद में वहां पे जब कड़ाई होना शुरू हुआ तो ये लोग नेपाल के तरफ आके यहीं पे आके धर्मशाला बना चुके हैं। और पूरे तराई में नेपालगंज हो, चाहे बीरगंज हो, चाहे धनुषा हो, महोत्तरी हो, सिराहा, तराई के कई इलाकों में आम लगता है हमारा संपर्क राजकुमार जी से कट गया है। फिर हम राजकुमार जी को लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेपाल में इस समय ये उपद्रवी तांडव मचा रहे हैं, वहाँ की अमन चैन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे नेपाल की सरकार को वहाँ होशियार रहना चाहिए। खास करके नेपाल की जो हिंदूवादी जनता है उसे भी इनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे दोस्ती करेंगे, इसके बाद आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपेंगे। आपने इतिहास देखा होगा किस तरह से मुगलों ने यहाँ हिंदुओं के पीठ के पीछे छुरा घोंपा। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आवाज में आपको बता रहे हैं, जो हमारे सीमावर्ती जितने भी भारत से जुड़े हुए नाके हैं, तो इन लोग को क्यों बैठाया गया? खास करके जो वामपंथी राजनीतिक दल नेपाल के हैं, उन लोगों का एक षड्यंत्र ये भी था कि ये लोग भारत का विरोध वो लोग भी करते हैं और ये लोग भी करते हैं। और जो सीमावर्ती इलाकों में इन लोग का, तमाम लोग का धंधा जो है जोरों पे चलता है, वो है ड्रग्स का, चाहे हथियार का हो, चाहे 2 नंबर का, जितने भी तस्करी के काम है, तो ये काम सब यही समुदाय यही लोग करते हैं। तो इन लोग का एक पकड़ भी रहता है, देखिए प्रशासनिक उसमें, और नेताओं का भी कमाई का जरिया बना हुआ है। और दोनों देश के लिए ये दोनों घातक हो रहे हैं। और ये नेपाल हो चाहे भारत हो, ये किसी के हित में नहीं। और यहाँ पे राजनीतिक दल इसको बढ़ावा देते हैं। अब कारण अब आप लोग को खुद ही मालूम है कि भारत में अल्पसंख्यक वोट बैंक का जो राजनीति हो रहा था, वही हालत अभी नेपाल का है। अभी कुछ ही दिन पहले पूर्व के दौरे पे आपके पूर्व प्रधानमंत्री, माओवादी के अध्यक्ष कामरेड पुष्प कमल भी गए हुए थे तराई के अंदर। उन्होंने मस्जिद में जाके सबको बताया कि हमने मुसलमानों को ये किया, तो वो किया, सारा अधिकार माओवादी ने दिलाया बोल के। इस तरीके से उन लोग का मनोबल जाके बढ़ाते हैं यहाँ पे वामपंथी राजनीति वाले। तो ये नेपाल का माहौल, यहाँ पे राजनीतिक दल कांग्रेस भी उसी तरीके से इन लोग को बढ़ावा देता है, चाहे हिमालय हो, चाहे आपका मधेशवादी दल का भी देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम में ये लोग भी नंगे हो चुके हैं। तो नेपाल में इस तरीके से जो धार्मिक अतिवाद बढ़ रहा है, धार्मिक आतंक बढ़ रहा है, ये आने वाले दिन में ये बढ़ेगा, घटेगा हमको तो नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि गृह प्रशासन हो गया, चाहे पुलिस प्रशासन हो, तो इन लोग का जो है रवैया जो है हमेशा भेदभाव वाला रहता है और न्याय नहीं करते हैं ये लोग। नेपालगंज में भी जो हुआ था, उस हादसे में भी किसी को कार्रवाई नहीं हुआ। चाहे वीरगंज का आप देख लीजिए, विनय जी ने जो भी उठाया, आपको कि सीसीटीवी का फुटेज है, ड्रोन कैमरा भी चलाया गया, लेकिन उपरोधी जो है, जो भी है, ये लोग वैसे मानसिकता के लोगों को जब तक नेपाल सरकार कार्रवाई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, हम भी मांग करते हैं कि
इस घटना में जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिस तरह से नेपाल को दंगे की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश नेपाल में रची जा रही है, इस पर सरकार लगाम लगाए, नहीं तो आने वाला समय काफी